किया जाए। मैं नहीं समझता हूँ कि इस फेसबुक लाइव से कितने मित्र जुड़े हैं आज की इस वार्ता में वो शिरकत करना चाहते हैं। साथियों, सबसे पहले मैं इस संस्था को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने प्रेमचंद के उस बहुजन विमर्श पर बातचीत करने के लिए मुझे आमंत्रित किया, जो फिलहाल एक बार फिर चर्चा में आ चुका है और कई बार वो चर्चा में भी बदल जा रही है। बहुत सारे मेरे मित्र जो महत्वपूर्ण साहित्यकार हैं, कहानीकार हैं, प्रेमचंद को वर्तमान औजारों से कसना चाहते हैं और बहुजन विमर्श को जब वो शुरू कर रहे हैं तो प्रेमचंद के ऊपर उनके तमाम आरोप लग रहे हैं और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो कफन कहानी को लेकर आती है और कफन कहानी के माध्यम से अक्सर प्रेमचंद को दलित विरोधी साबित करने की कोशिश किया जाए। ये प्रयास लगातार जारी है। कफन कहानी पर भी मैं बात करना चाहूंगा, लेकिन उसके पहले मित्रों, किसी भी कहानीकार का मूल्यांकन करते समय उस समय काल को, उन परिस्थितियों को, उस समय घटित हो रही घटनाओं को और उस समय समाज की तमाम विसंगतियों को किस हद तक साहित्य में स्थान मिल रहा था, इसको ध्यान में रखते हुए ही मूल्यांकन किया जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि हम और आप सभी प्रेमचंद को आज के औजारों से और वर्तमान दुनिया जहां तक आगे निकल आई है 1936 से आज तक, उसी तौर तरीके से उनको देखें, परखें, सोचें। ऐसा नहीं हो सकता। प्रेमचंद हमारे समय के, इस सदी के, पिछली सदी के एक बहुत महत्वपूर्ण साहित्यकार हैं और न केवल भारत के लिए बल्कि भारत के जिन कुछ चुनिंदा साहित्यकारों को दुनिया में पढ़ा जाता है, चाहे वो हिंदी की भाषा के माध्यम से, चाहे उर्दू भाषा के माध्यम से, या ट्रांसलेट करके, अनुवाद करके विभिन्न भाषाओं में प्रेमचंद को पढ़ा जाता है। तो फिर समय ये आता है कि आखिर हम प्रेमचंद को किस रूप में देखें। प्रेमचंद के समय में सरस्वती पत्रिका निकलती थी और लंबे समय तक निकली है। 1960 तक के हमारे पास अंक है। जब हम 1900 से 1960 तक प्रकाशित हिंदी कहानियों का मूल्यांकन करते हैं तो पाते हैं कि केवल एक नाम आता है बेचन सर्वा उग्र का, जिन्होंने 1915 में कहानी लिखी थी अभागा किसान। वो कहानी बहुत हद तक प्रेमचंद की विषय वस्तु से मिलती जुलती है, लेकिन अन्य किसी कहानीकार की कोई भी कहानी आपको ऐसी नहीं मिलती है जो उस समय और समाज का प्रतिनिधित्व करती हो जिसका भारत था या जो भारत के महत्वपूर्ण अंग थे। मित्रों, प्रेमचंद 1907 के आसपास कहानियां उनकी आनी शुरू होती है उर्दू में और 1915 के आसपास हिंदी में कहानियां उनकी प्रकाशित हो गई। विश्व युद्ध शुरू हो चुका था 1914 में। प्रेमचंद के समय में देश की आजादी की लड़ाई भी लड़ी जा रही थी। 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से जनवरी 1915 में भारत आ चुके थे
उस समय भारत की जनसंख्या लगभग 29 करोड़ के आसपास थी और 29 करोड़ की जनसंख्या में 90% मजदूर, किसान, दलित, सरभारा वर्ग के लोग थे, निम्न जातियां थी, जो सदियों से इस वर्णवादी व्यवस्था से, जो हिंदू समाज की वर्णवादी व्यवस्था है, उसे सताई हुई थी और उनको जीने का कोई भी बोल, एक तरीके कहिए कि जो न्यूनतम अधिकार प्राप्त नहीं था। यानी 90% वो समाज था जिसके बोलने पर, लिखने पर, सोचने पर, समझने पर, यहाँ तक कि संपत्ति रखने पर, सब पर एक तरीके से सामाजिक पाबंदियां थी। वैसे समाज की 90% समाज की कोई कथा व्यथा किसी हिंदी साहित्यिक पत्रिका में तब देखने को नहीं मिलती है और उसकी शुरुआत करने का श्रेय सिर्फ और सिर्फ प्रेमचंद को जाता है, मुंशी प्रेमचंद को जाता है। इसलिए प्रेमचंद की आलोचना करते समय हमें इस प्रस्थान बिंदु पर गौर कर लेना चाहिए कि प्रेमचंद, जिन्होंने आपको विमर्श के दायरे में लाया, जिन्होंने आपको आपके पूरे विषय वस्तु, आपकी पीड़ा पर हस्तक्षेप किया, चाहे वो जिस रूप में भी किया हो, उस समय की जो संस्कृतियां थी, समाज में जिस तरह रहन सहन था, उसको देखते हुए वो जितना प्रगतिशील हो सकते थे, जितना सोच सकते थे, उन्होंने अपनी बात रखी और उस समय समाज के द्वारा उन्होंने अपनी रचनाओं को आप तक पहुंचाया। मैं बहुजन कहानियों की बात बाद में करूंगा, पहले मैं विवाद से बात शुरू करूंगा और फिर से प्रेमचंद की उन कहानियों को रखूंगा, बहुजन कहानियों को, जो आज भी बहुजन विमर्श की एक तरीके से बहुत सशक्त कहानियां हैं और उसको फिर पढ़ने की जरूरत है। और कई बार तो लगता है कि प्रेमचंद अपने समय काल का अतिक्रमण करते हुए वर्तमान परिस्थितियों को, जो आज हिंदू राष्ट्रवाद का एक तरीके से कहिए कि जो पूरा एक एक आक्रमण हो चुका है आपके ऊपर, उसकी भी व्याख्या करते दिखाई दे। मित्रों, कफन कहानी मूलतः उर्दू में लिखी गई कहानी थी। ये कहानी उर्दू में लिखी गई थी और ये कहानी जामिया मिल्लिया इस्लामिया की पत्रिका एक आती थी जामिया, उसमें दिसंबर 1935 में प्रकाशित हुई थी और इसके अनुसार हम ये कह सकते हैं कि कफन कहानी 1935 के आसपास लिखी गई थी। यानी कि प्रेमचंद के जीवन के अंतिम काल में ये कहानी लिखी। 1936 में प्रेमचंद हमारे बीच में नहीं रहते, 1935 के आसपास ये कहानी उर्दू में प्रकाशित हुई थी और बाद में ये जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि हिंदी में ये कहानी प्रकाशित हुई चांद में, अप्रैल 1936 के अंक में प्रकाशित। इन दोनों पाठों में, उर्दू के पाठों में और हिंदी के पाठों में कुछ अंतर है, इसलिए उर्दू का जो पाठ है उसको मौलिक माना जाता है और उसमें जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वो ज्यादा प्रमाणिक। मित्रों, कफन कहानी को पढ़ते समय, वर्तमान में पढ़ते समय, मुझे भी कुछ बातें अटपटी लग सकती, लेकिन ये एक तरीके से कुछ अटपटी लगना या इस तरह से कुछ उसमें लिखी गई बातों को एक तरीके वैज्ञानिक कसौटी को खरी न उतरना मात्र से हम प्रेमचंद के योगदान को खारिज नहीं कर सकते हैं। प्रेमचंद के बहुजन विमर्श को हम उसको जीरो नहीं मान सकते। कफन कहानी में आप जानते हैं कि प्रेमचंद ने किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं किया है। दरअसल भूख की आग जो होती है ना, गरीबों की, दलितों की, उसमें मानवीय मूल्य झुलस जाते हैं। उस पीड़ा से जो गुजरते हैं वो इसको समझ सकते हैं या गुजरे होंगे। तो भूख की आग में जो मानवीय मूल्य है वो पूरी तरह झुलस जाते हैं। इसलिए उन पात्रों से आप मानवीय मूल्यों की अपेक्षा कतई न करें, खास करके आज के संदर्भ। ये बात सही है कि झोपड़े पर बाप बेटे, झोपड़े के द्वार पर बाप बेटे बैठे हुए हैं, अंदर जो है बुधिया जो है, बेटे की पत्नी बुधिया जो है प्रसव पीड़ा से करा रही है, दर्द से करा रही है,
और दोनों बैठे हैं अलाव के पास और आलू उसमें भून रहे हैं। खाना नहीं खाए हैं कई दिनों से, तो आलू भून रहे हैं। और उसमें उन सबों की जो बातचीत होती है दोनों में, बाप और बेटे में, वो कुछ आपको लग सकता है वर्तमान संदर्भों में कि बहुत ज्यादा वो एक तरीके से उस बातचीत में उतना ज्यादा एक तरीके से कहते हैं ऐसा कैसे संभव है कि बाप बेटे इस तरह की बात कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गरीबों दलितों की बस्ती में रहे हो, जिस तरीके से वहां उपेक्षा रही है, भूख रही है, गरीबी रही है, जिस तरह उनको सताया गया है, तो स्वाभाविक है कि वो आदमी चिड़चिड़ा होता है, बात करते कुछ के तौर तरीके थोड़े भिन्न होते हैं। और उसमें घीसू माधव बीच बीच में बात कर रहे हैं और उस बात को प्रेमचंद आपके सामने रख, जिन बातों पर गौर किया जाना चाहिए उस पर बात नहीं होती है, सिर्फ उन विसंगतियों पर प्रेमचंद द्वारा लिखी गई उन शब्दों पर बात होती है कि कफन में प्रेमचंद ने दलितों को नीचा दिखाने की कोशिश की है कि बाप बेटे इतने अमानवीय है कि घर के अंदर एक स्त्री तड़प रही है, उसकी शुद्ध बुद्ध लेने के लिए अंदर नहीं जाती। मित्रों, मुझे दूसरी बात यहाँ पर कहनी, जब बुधिया अंदर प्रसव पीड़ा से तड़प रही है तो दलित बस्ती से एक भी महिला नहीं आती है। रात का वक्त है, रात के सन्नाटे में ये आवाज बहुत दूर तक जाती है, कराहने की, रोने की आवाज सुनाई देती है। तो क्या कारण है कि कोई भी दलित महिला उठकर बुधिया के पास नहीं आती है? बाप बेटे नहीं जाते हैं, वो बात छोड़ी, कोई दलित महिला क्यों नहीं आती? और जब बुधिया मर जाती है सुबह, जब उसका उसका शव, तो पूरे दलित बस्ती की महिलाएं रोने चली आती है। ऐसा क्यों होता? दूसरी बात, कफन के लिए पैसे उसको गांव के लोग, गांव के जमींदार या कुछ और लोग संपन्न उसको पैसे देते हैं, वो दोनों बाप बेटे कफन खरीदने जाते हैं। आप इस पर गौर करिए कि सुबह कफन खरीदने जाते हैं और कफन खरीद कर लौटते हैं तो शाम हो जाती है, रात हो जाती है, का वक्त हो जाता है। तो क्या ये ऐसा संभव है क्या कि कफन खरीदने में सुबह जो लोग गए हैं वो कस्बे बाजार जो है, कफन तो बाजारों में मिलता था, गांव के हर जगह मिल जाता है आज भी, और तब भी जब बहुत विकसित साहब नहीं थे, तो कफन खरीदने गए लोग सुबह से लेकर रात तक वो कफन ही खरीद रहे हैं। ये बात कुछ कहानी में मुझे भी कुछ अटपटी लगती है, और कि इस तरह से इस कहानी में जिक्र आया। लेकिन वहीं पर फिर जब हम इस समय काल के बारे में विचार करते हैं तो पाते हैं कि कफन प्रेमचंद की अंतिम कहानियों में से है, और प्रेमचंद इस कहानी को रात भर में लिखे थे जैसा कि बताया जाता है, और इस कहानी को उन्होंने रीराइट नहीं किया है, पुनः उसका पुनर्लेखन नहीं किया था, और बीमार थे, 1936 में उनका देहांत ही हो। इसलिए इस कहानी को शायद वो फिर से लिखते तो इसमें बहुत सारी विसंगतियां जो है उनको वो दूर कर सकते थे, हटा सकते थे, और फिर उसमें जो ये पूरा प्रसंग आया है दोनों बाप बेटे की बात का, कि कफन के पैसे को खा जाना और छक कर खाना, और इस तरह से खाना कि जैसे खाना कभी मिला ना हो। ये बात तो सही है कि दलितों की भूख, और हमारे समाज ने इतना गहरा रखा था कि उनको ठीक से खाना नहीं मिलता। ये कोई झूठी बात नहीं है, भरपेट खाना मिलना दोपहर। लेकिन फिर भी जो बात यहाँ पर रेखांकित की जाने वाली थी वो ये थी कि वो रात तक क्यों नहीं घर लौटते हैं, क्यों नहीं आते। इसलिए तो कुछ दलित साहित्यकार विद्वान कुछ आरोप लगाते हैं, कुछ सवाल उठाते हैं प्रेमचंद पर। उन सवालों को हम खारिज न करते हुए भी ये बात कहना चाहेंगे कि प्रेमचंद का मूल्यांकन उनके संपूर्ण योगदान को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए, न कि केवल कफन का। इस कहानी को जब लिखा गया था उसके एक दो वर्ष पहले पूना पैक्ट का मामला बड़ा गरमाया हुआ था, और उसमें अम्बेडकर बहुत सक्रिय रूप से भाग लिए थे, और एक दलित विमर्श केंद्र में आ चुका था भारतीय समाज में। और इसको ध्यान में रखें कि प्रेमचंद
तब दलित विमर्श को समझ रहे थे, देख रहे थे, करीब से देख रहे थे और नए ढंग से देख रहे थे। इसलिए कई बार हम देखते हैं कि प्रेमचंद का अंबेडकर की वैचारिकी से विरोध भी होता है। यद्यप बाद में अंत में जाते जाते प्रेमचंद अंबेडकर की वैचारिकी को आत्मसात करते हैं। पुनः पैक्ट के मामले में जब दलितों के लिए अलग अपनी पूरी निर्वाचन प्रथा की बात, निर्वाचन की बात जब डॉक्टर अंबेडकर करते हैं, उस समय एक टिप्पणी किया था प्रेमचंद ने और उन्होंने लिखा था कि दलित हमारे पैर है और अगर पैर ही कट गए तो हम कैसे जीवित रहें। इस वाक्य को रेखांकित करते हुए मुद्रा राक्षस जी ने लिखा था कि पैर ही क्यों भाई, क्योंकि हर हाल में आप हमें नीचे ही देखते हैं। और इसलिए मुद्रा राक्षस भी प्रेमचंद जी को दलित विरोधी मानते थे। उनका कहना था कि यहाँ पर प्रेमचंद जी दलितों की जो उपमा जो है पैर से ही क्यों दे। मैं इस आरोप को खारिज नहीं कर रहा, मैं ये भी मैं इस विचार को भी खारिज नहीं कर रहा हूं कि गोलमेज कॉन्फ्रेंस के समय प्रेमचंद ने जो अम्बेडकर पर जो हमले किए थे वो दलित विरोधी नहीं। यही कुछ कारण है जिससे आज दलित बुद्धिजीवी प्रेमचंद को निशाने पर लेते हैं। जैसे कि हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि प्रेमचंद मूलतः आर्य समाजी थे, गांधी भी आर्य समाजी थे। गांधी जी के आने के बाद से प्रेमचंद गांधी से बहुत प्रभावित होते हैं। आर्य समाज में एक छुआछूत विरोध की भावना होती थी, प्रेमचंद भी छुआछूत के विरोधी थे। बाद में गांधी भी आर्य समाजी होने के नाते छुआछूत के विरोध में आते हैं। लेकिन वर्णाश्रमी व्यवस्था के विरोधी आर्य समाज नहीं होता। इसलिए प्रेमचंद भी वर्ण व्यवस्था के विरोध में नहीं थे, वर्णाश्रम व्यवस्था के विरोध में गांधी भी नहीं थे, यद्यप छुआछूत के विरोध में थे। ये कुछ वैचारिक भिन्नता है अंबेडकर में, प्रेमचंद में, गांधी में। लेकिन प्रेमचंद में एक ही विचारधारा नहीं। आपको याद होगा कि प्रेमचंद ने मंत्र कहानी लिखी है, 2 मंत्र कहानी लिखी है। एक मंत्र कहानी ऐसी है जिसमें सांप काट लेता है और उसके लिए वो झाड़ फूक के लिए एक आदमी जाता है, झाड़ फूक के लिए, और झाड़ फूक से उसको ठीक करा ले। ये पूरी तरह से अवैज्ञानिक बात है, लेकिन प्रेमचंद उस मंत्र को लिखते हैं उस समय। तो उस मंत्र की कहानी से प्रेमचंद एक दूसरा मंत्र भी लिखते हैं जिसमें कि पूरा की वो किस तरह से हिंदूवादी संगठनों के अमानवीय चरित्र को भी रेखांकित करते हैं और भील दलितों के मानवीय पक्ष को भी रेखांकित करते हैं। वही प्रेमचंद आगे बढ़ते बढ़ते रणभूमि भी लिखते हैं, जिसका जिक्र मैं करूंगा उसके एक प्रसंग को। गोदान भी लिखते हैं और कर्मभूमि जैसा उपन्यास भी लिखते हैं जिसमें बोल्शेविक क्रांति का, 1917 क्रांति का सीधे सीधे प्रभाव दिखाई देता है। यानी आर्य समाजी प्रेमचंद धीरे धीरे समय काल के द्वारा किस तरह से चीजों को समझ रहे थे, ये हमें देखने की जरूरत है। मित्रों, 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध का समय था और इस बीच में कई महत्वपूर्ण घटनाएं देश में हुई। एक सबसे बड़ी घटना तो यही हुई कि युद्ध में बहुत सारा पैसा खर्च हुआ और उस पैसे की वसूली के लिए वार फंड लगा। उस वार फंड को जमींदारों ने डंडे के बल का गरीब किसानों से वसूला। ये सब कुछ हुआ हमारे सामने। कितने साहित्यकार, कहानीकार थे कि इन घटनाओं को भी देख रहे थे। कितने साहित्यकार थे कि इन तथ्यों को रेखांकित कर रहे थे कि पूरे अवध प्रांत में 1920 से लेकर 22 तक जबरदस्त किसान आंदोलन छिड़ा हुआ था और उसमें गरीब मजदूर किसान लड़ रहे थे। गरीब मजदूर किसान नेतृत्व कर रहे थे, मदारी पासी कर रहे थे, इधर अयोध्या में सूरज प्रसाद कर रहे थे। ये सब गरीब मजदूर दलित किसान लड़ रहे थे, इसलिए
कि उनके जमीन का मालिकाना हक उनके पास नहीं था। जब पूरी जमीन जो है जमींदारों की थी, जमींदार पट्टे पर देते थे किसानों को, किसान लगान देता था, कहने को 7 साल का पट्टा होता था, लेकिन वो 1-2 साल के बाद से नजराना मांगा जाता था और नजराना न चुकाने पर वो बेदखल कर दिया जाता था। नजराना एक तरह से घूस था, भाई तुम्हारे ऊपर हमारी नजर नहीं टिक रही है इसलिए हम तुमको बेदखल कर रहे हैं, अगर तुम्हारे ऊपर नजर हमारी टिकी रही इसलिए कुछ पैसा हमें दो। ये नजराना था, एक तरह के घूस था। और ठीक इसी समय ये कहानी आती है बलिदान 1918 के आसपास, जब पूरे अवध प्रांत में किसानों के प्रति जमींदारों का जुल्म चरम पर था 1918 के आसपास। और इसी के फलस्वरूप 1920 से विद्रोह शुरू हुआ। 1920 से इसलिए शुरू होता है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत जब होती है तो एक ऊर्जा मिलती है किसानों को, और असहयोग आंदोलन को पकड़कर वे अपने आंदोलन को तेज करते। तो उसी समय एक बलिदान कहानी आती है जो सरस्वती में 1918 में प्रकाशित हुई थी। ये कहानी भी पहले उर्दू में प्रकाशित हुई, कुर्बानी नाम से, फिर बाद में हिंदी में प्रकाशित हुई। इस कहानी में एक हरखू कुर्मी किसान है, उसका बेटा गिरधारी किसान है जो बाद में आत्महत्या करता है। इस पीड़ा को दर्शाया है प्रेमचंद ने, और पूरी तरह से नजराना की जो प्रथा थी उसको बहुत साफ तरीके से इस कहानी में रेखांकित किया है प्रेमचंद। प्रेमचंद ने उस वर्णवादी व्यवस्था पर विभिन्न तरीकों से अपनी रचनाओं में तीखा हमला किया। हमें उनका भी मूल्यांकन करना चाहिए प्रेमचंद को दलित विरोधी बताने के बजाय। अब आप प्रेमचंद जी बलिदान कहानी की शुरुआत करते हैं तो उसमें लिखते हैं कि मनुष्य की आर्थिक अवस्था का सबसे ज्यादा असर उसके नाम पर पड़ता है। मौजे बेला के मंगरू ठाकुर जब से कांस्टेबल हो गए हैं उनका नाम मंगल सिंह हो गया है। अब उन्हें कोई मंगरू कहने का साहस नहीं कर सकता। कल्लू अहिर जब से हल्के के थानेदार साहब से मित्रता कर ली है और गांव का मुखिया हो गया है, उसका नाम कालिका दीन हो गया है, और उसे कल्लू कहे तो आंखें लाल पीली करता है। इसी तरह हरखचंद कुर्मी अब हरखू हो गया है, क्योंकि 20 साल पहले उसके पास जो शक्कर की मिल थी अब खत्म हो गया है, जमीनें उसकी छीनती जा रही है, मालगुजारी दे नहीं पा रहा है, और इस तरह धीरे धीरे वो इस स्थिति में आ रहा है कि एक दिन वो बीमार पड़ता है, उसका देहांत हो जाता है। उसका बेटा गिरधारी को जमीन मिलना चाहिए जिस जमीन पर उसका बाप बो रहा था, लेकिन जो वो जमींदार है जिनके वो बेचारे इतने दिखाने के लिए दया तो बहुत दिखाते हैं, लेकिन ओंकारनाथ मगर दया क्या है, वो नजराना मांगते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम नजराना दोगे तो खेत तुम्हारे पास रहेगा। नजराना देने की स्थिति में नहीं है गिरधारी, और खेत उससे छीन जाता है। खेत छीन जाता है तो भूमिहीन हो जाता है, और उस पीड़ा को बहुत मार्मिक ढंग से व्यक्त किया है प्रेमचंद ने। उसकी पत्नी किस तरह कल्लू यादव के दरवाजे पर जाकर विरोध करती है, कालिका दीन के दरवाजे पर, क्योंकि कालिका दीन ही नजराना देकर उस जमीन को ले लेते हैं। और इस तरह से उस खेत में जाता है बार बार, और अपने बैलों को बेच देता है इस गरीबी में, और उस खेत में जाता है और अंत में आत्महत्या कर लेता है। और उसके आत्महत्या के डर का इतना प्रभाव पड़ता है कालिका दीन पर कि वो खेत डर के बारे बोते नहीं है। उनको लगता है कि जो है गिरधारी प्रेत बनकर खेत के चारों ओर मंडराता है, भाई मैं खेती होती नहीं करूंगा। और जमींदार का खेत अब कोई लेने को तैयार भी नहीं है इस डर से। इस पूरे कहानी में बलिदान में गिरधारी का जो बलिदान है वो किसान आत्महत्या है, और ये पहली कहानी है हिंदी साहित्य के जिसमें किसान आत्महत्या को रेखांकित किया गया है। मित्रों, इसके पहले आपको किन्हीं कहानियों में आपको
किन किन कहानियों में आपको दिखाई देते होगी, आप बताइए खुद, कि जहां पर जो है बहुजन विमर्श आपको दिखाई देता होगा? किन कहानियों में आपको लगता होगा कि प्रेमचंद के अलावा दूसरे लोग जो है दलितों के, पिछड़ों की आवाजों को उठा रहे हैं? देखिए, प्रेमचंद की नजर इस पर थी। प्रेमचंद 1917 के बोल्शेविक क्रांति को बहुत गौर से देख रहे हैं, और इसलिए जब उन्होंने कर्मभूमि उपन्यास को लिखा तो आप देखेंगे कि जगह जगह उन्होंने सामंतों के खिलाफ, पूंजीपतियों के खिलाफ, उन्होंने मजदूरों को एकताबद्ध होने, आंदोलन करने के लिए उन्होंने एक उकसाया है, कहा है। तो इस तरह 1915 से लेकर 1936 का जो प्रेमचंद का दौर है, ये हिंदी साहित्य का एक ऐसा दौर है जिसमें भारत के अंदर भी लड़ाई चल रही थी, देश की आजादी की लड़ाई चल रही है, और वैश्विक स्तर पर एक तरीके से बोल्शेविक क्रांति के बाद दुनिया दूसरे तरीके से परिवर्तित हो चुकी थी। रेलवे का विस्तार हो चुका था, एक अभिजात वर्ग हमारे सामने आ चुका था, और गोदान के जो राव साहब का जो जिक्र आता है, ऐसे लोगों के पास मिलें आ गई थी, नकदी खेती करने लगे थे लोग, गन्ने की खेती होने लगी थी, और जमींदारों का वर्चस्व एक बार फिर से एक तरीके से उफान पर था। और इसी बीच, ये सब कुछ होने के बीच, जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। अंबेडकर विदेश से पढ़कर आ चुके थे, और दलितों की पूरी अब तक की जो है गुलामी को वो रेखांकित करते हुए उससे मुक्त का रास्ता तलाश रहे थे, और बार बार इस पर वो लिख रहे थे, बोल रहे थे, दलितों के बीच में काम कर रहे थे। दलितों की तरह स्त्रियां भी सताई गई थी सदियों से, उनको वेश्यावृत्ति से लेकर तमाम ऐसे दासत्व कृत्यों में फंसाया गया था। वो भी अपने को इस नए राष्ट्र में अपनी भूमिका की तलाश में थी, और प्रेमचंद सेवा सदन लगभग 1918 में ही लिखते हैं, और वो वेश्याओं के उद्धार का उपन्यास जो है प्रेमचंद हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। मित्रों, रंगभूमि का जिक्र जरूर करना चाहूंगा जब हम यहाँ के पूर्वांचल के और अवध के किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं। 1925 के आसपास रंगभूमि उपन्यास हमारे सामने आता है। उस समय गरीबों की झुग्गी झोपड़ियों को शहरी क्षेत्र में जो थी उनको बलात् कब्जा करके मिलों का निर्माण हो रहा था, उनको अधिग्रहण किया जा रहा था। रंगभूमि उपन्यास का एक दलित पात्र है, अंधा है, सूरदास। उसकी भी एक झोपड़ी है, पैतृक झोपड़ी है, पुरखों की झोपड़ी है, उसका भी अधिग्रहण करने की कोशिश, अधिग्रहण किया जाता है। और उस लड़ाई में उसके साथ एक दूसरा संभ्रांतिशाही होता है, जिसका नाम है मेरे ख्याल से जान सेवक। जान सेवक का सूरदास लगातार रंगभूमि में उस जमीन की लड़ाई को लड़ते हैं, और किसी भी कीमत पर वो झोपड़ी देना नहीं चाहते। देखिए, प्रेमचंद को जब आप कहते हैं कि प्रेमचंद दलित विरोधी है, तो प्रेमचंद के कुछ प्रसंगों को जरूर याद रखिए। एक लेखक के विविध रूप होते हैं, विविध रंग होते हैं, विविध उसकी भाषा होती है, और उसके विविध समय काल में विविध विचार भी होते हैं, विचार भी बदलते हैं, अपने को बदलता है लेखक। रंगभूमि का एक प्रसंग, सूरदास की झोपड़ी में आग लगा दी जाती है। कि दादा अब हम रहेंगे कहाँ? सूरदास का मिठुआ कहता है और कोई फिर आग लगा दे। सूरदास कहते हैं तो फिर लगाए तो हम फिर बनाएंगे। कोई 1000 बार लगा दे, मित्रों, मैं विध्वंस कहानी की बात कर रहा था कि विध्वंस में भुनगी जब आग
में कूद कर जब जान दे देती है, तो उसकी आग किस तरह फैलते हुए जमींदार के घर को अपने चपेट में ले लेती है। और ये एक तरीके से प्रेमचंद ने प्रतिकार दिखाया। अब राम तेजी कह रहे हैं कि सूरदास के प्रसंग से ये आवाज नहीं सुनाई दी, तो ये तो काफी पीछे हो गया, इसलिए अब मैं लौट नहीं पाऊंगा। मैं अब दूसरी बात को कहूंगा और थोड़ी देर और बात को चलाता हूँ। ये कहानी मुक्ति मार्ग है। मुक्ति मार्ग में दो पात्र हैं, एक झिंगुर है, एक बुद्धू है। झिंगुर कुर्मी जात के हैं, यानी ओबीसी में आते हैं वर्तमान संदर्भों में देखें तो। बुद्धू जो है वो चमार जात से है, यानी दलित है। जो ये बार बार आरोप लगाया जाता है बहुजनों के बीच में ही, दलित जो ओबीसी जातियों पर आरोप लगाते हैं कि दलितों का शोषण केवल अपर कास्ट यानी ऊंची जातियां ही नहीं करती हैं, ओबीसी जातियां भी करती हैं। इस कहानी में ये बात दिखाई दे रही, मुक्ति मार्ग। और झिंगुर जो है किसान है, कुर्मी जात के हैं। उनके खेत से बुद्धू भेड़े चराता है, उसी से अपना पेट पालता है। अपनी भेड़ों को लेकर वो जा रहा है, उनके खेत के मेड़ से झिंगुर जाने नहीं देते हैं। वो बार बार अनुरोध करता है कि हमको महतो इस डांड से निकल जाने दीजिए, घूम कर जाऊंगा तो कोस भर हमें चक्कर लगाना पड़ेगा। नहीं मानते हैं झिंगुर, कहते हैं तो तुम्हारा चक्कर बचाने के लिए मैं अपने खेत क्यों कुचलवाऊं, डांड ही पर से ले जाना है तो और खेतों के डांड से क्यों नहीं ले जाते, मेरे खेत से ही क्यों ले जाना चाहते हो। और इस एक तरीके से विवाद के बीच में भेड़े आगे बढ़ा देता है बुद्धू। कुछ भेड़े महतो के झिंगुर महतो के खेत पे उतर जाती हैं और वो डंडे से भेड़ों को घायल कर देते हैं, मारते हैं। यह प्रसंग यही खत्म हो जाता है। लेकिन इस गुस्से को पीता नहीं है बुद्धू। बाद में वो झिंगुर के गन्ने की खेत में आग लगा देता है और इस किसान का खेत भी जल जाता है। आग फैलती है तो दूसरे के पूरे खेतों में भी फैलती है, घरों में फैलती है। और गांव के लोग झिंगुर को दोष देते हैं कि तुम्हारे वजह से, तुम बुद्धू से पंगा लिए जिससे हम लोग भी बर्बाद। बाद में झिंगुर अब बुद्धू को बर्बाद करने के उपाय सोचते हैं, दोस्ती करते हैं और फिर उसको इस तरह से किस तरह से उसके जानवरों को मरवा देते हैं जहर खिलाकर। और ये पूरा दोनों लड़ते लड़ते बर्बाद हो जाते हैं और मजदूर बन जाते हैं और अंत में दोनों इस सत्य को कबूल लेते हैं, दोनों, दलित भी और ओबीसी। लेकिन तब तक दोनों बर्बाद हो चुके होते। दरअसल बहुजनों के पतन का एक बहुत बड़ा कारण, बहुजनों के पतन का यह भी है कि हम आपस में जो सताई हुई जातियां हैं वो शोषकों के खिलाफ लड़ने के बजाय कई बार अपने में ही लड़ते हुए अपने को बर्बाद कर लेती है और फिर वो कभी खड़ी नहीं हो पाती है। प्रेमचंद ने उस समय इस कहानी में इसको, मित्रों, जो लोग पूर्वांचल के रहने वाले हैं वो जानते हैं कि पूर्वांचल का जो गरीबों का और दलितों का सबसे बड़ा जो अभिशाप है वह साहूकारों से लिया गया कर्ज है। आप कर्ज लेते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी वो कर्ज से कभी तोड़ नहीं। ये कहानी है सवा सेर गेहूं। आप जानते हैं इस पूरी कहानी। इसमें जिसकी वजह से गेहूं सवा सेर लेना पड़ता है उधार, वो भी ब्राह्मण है, और जिससे लेता है गेहूं उधार वो भी ब्राह्मण है। और बर्बाद इसमें होता है एक जो है, ये पूरा का पूरा जो है एक निम्न वर्ग का आदमी। और इस अमानवीय प्रथा को, साहूकारी प्रथा में सिर्फ न केवल बाप फंसता है, पीढ़ियां फंसती है कर जाल में, और शंकर कुर्मी के बाद उसका बेटा फंसता है और पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीज चलती है। शंकर को बाबा को, ब्राह्मण को खाना खिलाना है, घर में कुछ नहीं है, सवा सेर गेहूं
उधार मांग के लाता है। बाद में वो खलियानी के रूप में जिससे उधार लाता है, पंडित जी है, उसके पुरोहित है, पुरोहित को खलियानी देता है साल में 2 बार। तो जितना 1.25 गेहूं से ज्यादा पंसेरी भर वो गेहूं देता रहा है, ये सोचकर कि हम उससे ज्यादा दे रहे हैं, ये माना जाएगा कि चुका दिया। लेकिन बाबा जी तो जो जमींदार साहब हैं, इससे तो वो नहीं मानते हैं। उनके जो पुरोहित है वो तो कर्ज को तो लिखा पढ़ी की बात है भाई, खलियानी को वो कर्ज के रूप में नहीं मानते। और इस तरह बहुत दिनों के बाद से उसको बताते हैं कि तुम्हारा तो बढ़कर इतना हो गया है अनाज, और उसके बाद से फिर भी कुछ पैसे बच जाते हैं, वो पैसे नहीं चुका पाता है। उनके घर वो बधुआ मजदूर बच जाता है, मर जाता है, और फिर भी वो कर्ज उसके बेटे पर चला आता है। तो ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी कर्ज में फंसे, कर्ज के कुचक्र में फंसती है ये दलित जातियां, गरीब लोग फंसते रहे पूर्वांचल में, इस पीड़ा को प्रेमचंद ने इस कहानी में है। मैं अंत में एक बात और कहना चाहूंगा अपने बहुजन साथियों से कि आप प्रेमचंद पर आरोप बढ़ने के बजाय कुछ बातों को ध्यान से देखें। बाबा जी का भोग एक कहानी, बाबा जी का भोग एक छोटी सी कहानी है। ये कहानी लगभग 1926 के पहले प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित हुई थी ये निश्चित नहीं है। इसमें ब्राह्मणवाद के अमानवीय, स्वार्थी और कर्मण्य चरित्र को यह कहानी बड़ा खुलकर सामने लाती, जहां रामधन जैसे गरीब परिवार से एक बाबा आता है और कहता है कि भाई हमको थोड़ा आटा दे दो, मैं यही जो है आटा पहले वो मांगता है, फिर घी मांगता है, और उसके बाद से घी के लिए नहीं है तो दाल घर में हो, उसको दाल को बेचकर बढ़िया से घी लाती है उसकी पत्नी रामधन की। यानी घर में ना अब आटा रहा ना दाल रहा, बाबा जम के बनाता है, खाता है, और उसके बाद से रामधन भूखा सो जाता है। ये जो अमानवीय चरित्र रहा है ब्राह्मणवाद का, कि जिसके घर का सब कुछ बटोर कर खा लेना, और ये भी ना पूछना कि तुमने खाना खाया है कि नहीं खाया है, प्रेमचंद खुलकर इसको सामने रखते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि पहली बार प्रेमचंद ने जगह जगह पर ब्राह्मणवाद पर प्रहार किया है। ये अकारण नहीं है कि ब्राह्मण प्रेमचंद को पसंद नहीं करते थे, उनसे घृणा करते थे। तो ये तो अजीब नहीं हुआ कि एक कहानीकार, इतना बड़ा कहानीकार जिससे ब्राह्मण भी नफरत करे और आज दलित भी नफरत करे, फिर वो कहाँ जाए, फिर उसका मूल्यांकन कैसे हो? इस पर हमें थोड़ा सा विचार करना चाहिए, और फिर देखना चाहिए कि प्रेमचंद दरअसल जो कुछ भी हमारे सामने है, जिस रूप में भी है, वो बहुजनों को विमर्श के साहित्य के केंद्र में लाने वाले। प्रेमचंद अगर नहीं होते तो हिंदी कहानी आज भी वही आहा ग्राम जीवन क्या है उस पर केंद्रित हो। और एक मैं महत्वपूर्ण बात और आपको बताऊंगा, मैं समझता हूं कि आप लोग चाहेंगे कि विमर्श इस बातचीत को खत्म किया जाए, लंबा हो रहा है, लगभग 40 मिनट हुआ है, यद्यपि इसमें कुछ व्यवधान आया। एक सुद्रा कहानी का जिक्र मैं जरूर करना चाहूँ। ये कहानी लगभग 1926 में प्रकाशित हुई है, जनवरी 26 में, 25 के आसपास, 24-25 में लिखी गई हुई। ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि देखिए एक बड़ी घटना है इस देश में, गिरमिटिया की। अंग्रेज अपने द्वीपों पर मजदूरी कराने के लिए भारत के गरीबों को एक कॉन्ट्रैक्ट पर, वो कहने को कॉन्ट्रैक्ट था लेकिन एक तरीके से जबरिया यहां से ले गए। उनके एजेंटों ने जगह जगह से गरीब किसानों को बहलाया, फुसलाया और पानी के जहाज में बैठा लिया, अंगूठा लगवा लिया और लेकर मॉरिशस, गयाना, सूरीनाम, फिजी ले गए। वहां उन द्वीपों पर पटक दिया गया इन गरीबों को। कौन कहां से गया कोई हिसाब नहीं। वहां पर जो रिकॉर्ड आजकल मिलते हैं वो जिस जहाज से गए थे उसी के आधार पर कुछ जानकारी मिलती।
सुद्रा में एक ऐसी स्त्री है जो जिसका पति जो है चला जाता है, गिरबिटिया की तरह से बाहर चला जाता है। वो अपने लेकिन वो अपने घर पर वो बता के नहीं जाता है कि कहाँ जा रहा है। वो पत्नी उसका इंतजार करती है। बाद में एक एजेंट आता है, वो एजेंट भी इसी तरह से गिरबिटिया मजदूरों को बहलाने फुसलाने वाला है और उस स्त्री को ले जाता है कि चलो तुम्हारे पति ने तुमको बुलाया है और उनसे मिल लो। तो वो जो है स्त्री जो है मित्रों वो चली जाती है, एक तरीके से कहिए कि उसके साथ विश्वास कर लेती है कि मुझे अपने पति मेरे पति के पास ले जा रहे हैं और वो चली जाती है। अब लेकिन वो आदमी तो एक तरीके से भेदिया था, एक तरीके से वो धोखे से उसको ले जा रहा था और वो जो है ले जाकर कोलकाता में, तब कलकत्ता में डिपो पर कहीं रखता है और एक तरीके से उसको जो है पानी के जहाज में बैठाकर उसको भी गिरमिटिया के रूप में बाहर ले जाता। साथियों, आपको जानकारी होनी चाहिए कि उस समय जब द्वीपों पर, अंग्रेजों के द्वीपों पर जाने लगे थे यहाँ के मजदूर, तो पुरुषों की संख्या ज्यादा हो गई थी। पुरुषों की संख्या ज्यादा हो जाने से स्त्रियों की संख्या वहां कम हो गई थी और परिवार चलाना मुश्किल हो रहा। ऐसे समय में स्त्रियों की डिमांड हो रही थी और स्त्रियों को बहला फुसला कर द्वीपों पर ले जाने के लिए प्रलोभन दिए जा रहे थे, एजेंटों को पैसे दिए जा रहे और इस तरह से एक तरीके से ये जो है इस औरत को, सुद्रा को ले जाया गया वहां पर। लेकिन संजोग से कहिए, भले ही वो अपने पति को तलाश नहीं कर पाई, लेकिन जब वो पहुंचती है, इसमें कहानी में ये नहीं लिखा है किस द्वीप पर वो ले गए हैं, लेकिन जब वहां पहुंचती है तब उसका पति वहां पर मिलता है और वो पति उस समय नौकरी कर रहा होता है अंग्रेजों का, और जो गिरमिटिया मजदूर वहां जाते हैं उनको लिखता है, नाम लिखता होता है। तो जब ये भी जाती है तो ये भी अपना नाम लिखाती है। फिर वो समझ जाता है कि ये तो गंगा है, हमारी पत्नी गंगा है जो कि आई है, और इस तरह से उन दोनों की मुलाकात होती है। लेकिन वो बहुत चिंतित हो जाता है। उसका नाम मगरू है, उसके पति का नाम मगरू है। बहुत चिंतित हो जाता है क्योंकि वहां पर चूंकि स्त्रियों की संख्या कम थी तो स्त्रियों के साथ बलात्कार बहुत होता था द्वीपों पर, और गंगा तो सुंदर थी। फिर गंगा की मांग करता है वहां का अंग्रेज अफसर। मंगरू देना नहीं चाहता है क्योंकि उसकी बीवी है। मंगरू को कोड़े से मार मार कर उसको लहलुहान कर देता है। उसकी रोने की आवाज सुनकर गंगा रात में अपने अंग्रेज अफसर के दरवाजे बंगले पर जाती है और देखती है कि उसका पति तो उसको इतना मारा गया है कि वो मरने की स्थिति में पहुंच गया है। फिर जो है उसके बाद से दोनों वहीं पास के समुद्र में कूद कर आत्महत्या कर लेते हैं, दोनों मर जाते हैं। तो इस तरह से गिरमिटिया मजदूरों की व्यथा को सबसे पहले और प्रमुखता से अगर किसी ने सामने लाया है तो पहली बार प्रेमचंद ने सामने लाया। इसलिए प्रेमचंद का बहुत बड़ा योगदान है मित्रों, उसको हमें नहीं भूलना चाहिए। आज भी दलितों के मंदिर में प्रवेश को लेकर रोज बखेड़ा होता है, रोज रोका जाता है, रोज मारा पीटा जाता है, अपमानित किया जाता है। ये तब भी हो रहा था। अब दलितों के पास शिक्षा नहीं थी, पढ़े लिखे नहीं थे, समझदार नहीं थे। आज भी ये स्थिति है। मंदिर में उनको जाने नहीं दिया जाता था। अब मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं है, ये वो नहीं जानते थे। एक कहानी है मंदिर। सुखिया का बेटा बीमार है, दलित है। वो इलाज कराने डॉक्टर के पास नहीं जाती है, समझदार नहीं है। उसको लगता है कि महादेव
कि अगर के दर्शन कर लूंगी तो मेरा बेटा ठीक हो जाएगा, बुखार से ठीक हो जाएगा। महादेव के दर्शन वो करे तो कैसे करे, मंदिर का पुजारी ये दलित है, इसको अंदर नहीं जाने देता, उसको भगा दिया जाता है वहां से। प्रेमचंद इस कहानी के माध्यम से जगह जगह कई बार सवाल खड़े करते हैं कि वो भगवान कैसा है जो कि बने दलितों को बने को दर्शन के लिए नहीं है, ये सवाल वो खड़ा करते हैं। उस पुरोहित के वर्ग चरित्र को, उस पंडित के वर्ग चरित्र पर भी सवाल खड़ा करते हैं प्रेमचंद। उसके कृत्य को माफ नहीं करते, उस कृत्य को का बचाव नहीं करते प्रेमचंद। और उसमें जो है अंत में रात में वो दरवाजा तोड़ करके मंदिर को दर्शन करने जाती है, और फिर वो उसको मारा पीटा जाता है और उसके गोद में ही उसका बच्चा मर चुका होता है। इस कहानी का भी तो इस कहानी से दो बातें साफ होती है। एक तो शिक्षा अगर होती दलित के पास तो मंदिर में बच्चे के इलाज के लिए नहीं जाती, वो किसी डॉक्टर के पास जाती, कंपाउंडर या किसी वैद्य के पास गई होती और बच्चा शायद बच गया। दूसरा कि वो उस ब्राह्मणवाद ने उसको इतना धर्म भीरू बनाया है कि वो बीमारी का कारण वो ये मानती है कि हमारे बच्चे का स्वास्थ्य तब ठीक होगा जब महादेव के दर्शन कर लेंगे। लेकिन एक पंडित जो है मंदिर का पुजारी अवरोध बनकर खड़ा है, वो दर्शन नहीं कर देता है, क्योंकि एक दलित के छू जाने से उसके भगवान अछूत मैंने उनको छू जाएंगे तो अपवित्र हो जाएंगे। ये इस विडंबना को प्रेमचंद कहानी में उठा। ठीक इसी समय मंदिर प्रवेश को लेकर गांधी भी आंदोलन कर रहे थे कि दलितों को मंदिर प्रवेश मिलना चाहिए। अम्बेडकर भी कुछ दिन मंदिर प्रवेश के पक्ष में थे, लेकिन बाद में उनको लगा कि नहीं, मंदिर प्रवेश से दलितों का कोई उद्धार नहीं होने वाला है। और अंत में वो इस मंदिर, उनका असल दलितों का असल समस्या तो स्वाभिमान और उनकी बराबरी का हक मिलने से है, मंदिर प्रवेश उनके लिए कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए। और फिर अम्बेडकर उससे अलग हो गए। लेकिन उस समय जो मंदिर प्रवेश के मुद्दे को गांधी उठा रहे थे, प्रेमचंद भी अपनी रचनाओं में उठा रहे थे, और प्रेमचंद जी उस समय काल के साथ बराबर हस्तक्षेप कर स्त्रियों के विधवा विवाह भी हिंदू समाज में वर्जित था। प्रेमचंद ने उसको भी एक तरीके से उसके पक्ष में खड़े होते हैं सुभागी कहानी में, जो 1930 के आसपास लिखी गई। और वो मृत्यु के उपरांत जो है, जो एक तरीके से क्रियाकर्म होता है, वो स्त्रियों से कराने का एक साहस करते हैं प्रेमचंद। तो प्रेमचंद ने कई जगह क्रांतिकारी रास्ता भी अपना। मैं गोदान का जिक्र करना चाहूंगा। सिलिया प्रसंग और माता दिन का प्रसंग आपने देखा होगा, पढ़ा होगा। देखिए, गोदान का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है कि माता दिन ब्राह्मण का बेटा है, सिलिया दलित की बेटी है, दोनों में प्रेम प्रसंग हो जाता है। माता दिन तो यहाँ तक कहता है कि सिलिया तुमको मैंने जनेऊ हाथ में लेकर तुमको पत्नी बना लिया है, तुम मेरी हुई। लेकिन वही सिलिया जब माता दिन के खलियान में अनाज ओसा रही है और थोड़ा सा अनाज वो दे देती है गांव की एक तरीके से एक बनिया को, जिससे कुछ सामान लाई हुई होती है, तब जो है माता दिन गुस्से में आग बबूला हो जाता है कि तुम कौन होती हो मेरे अनाज को देने के लिए। सिलिया सोचती है कि कल तक तो जनेऊ हाथ में लेकर कहता था कि तुम मेरी हो गई, और आज कह रहा है कि तुम कौन होती हो। इस प्रसंग पर सिलिया के माता पिता भी आ जाते हैं और कहते हैं कि भाई जब पत्नी बनाकर रखना है तो साफ साफ उस अधिकार से रखे, या तो इसको पंडिताइन बना ले तो खुद वो दलित बन जाए। अगर जब तक ये नहीं होगा तब तक तो भाई ये सिलिया क्यों रहेगी इसके साथ। और एक क्रांतिकारी काम प्रेमचंद करते हैं कि माता दिन के मुंह में, देखिए 1930 के आसपास की कहानी है, कितना साहस प्रेमचंद कहते हैं कि माता दिन के मुंह में हड्डी, दलितों ने हड्डी पकड़ा दिया और जनेऊ तोड़कर फेंक दिया।
कहा कि अब दलित बनकर रहो, दलित महिला किससे शादी की हो तो उससे शादी। ये जो साहस है प्रेमचंद का, ये दलित विमर्श को आगे बढ़ाता है। और मैं समझता हूं कि आज जो दलित विमर्श जहां पहुंचा है, इसमें अंबेडकर का जो योगदान है ही, फूले और दूसरे हमारे महापुरुषों का योगदान, पेरियार का है, लेकिन प्रेमचंद का भी साहित्य में एक योगदान है, इसको हमें नहीं नकारना चाहिए मित्र। तो मैं पूस की रात का जिक्र किया जा सकता है, सदगत का जिक्र किया जा सकता है, जिसमें कर्मकांडों के सहारे शोषण और सुख बटोरते ब्राह्मणवाद के घिनौने रूप को प्रेमचंद सामने लाते हैं। अनपढ़ दलित दुखी चमार साहित्य सगुन विचारने के निमित्त पंडित के दरवाजे पर भूखा प्यासा बैठा है, और उधर पंडित अपने सुख के खातिर भूखे और बीमार दुखी चमार से लकड़ी चीरने के लगा देता है, और उसके चीरने में उस गांठ को, लकड़ी की गांठ है, वो वर्णवाद की गांठ है, उसको चीरने में चीरी नहीं जाती है, ऐसी गांठ है कि दुखी चमार की जान चली जाती है। दलित विमर्श को प्रेमचंद अपने नजरिए से देख रहे थे, आर्य समाजी गांधी अपने नजरिए से देख रहे। गांधी इस रूप में, इस संदर्भ में दलितों को छुआछूत से मुक्ति की लड़ाई लड़ रहे थे कि वो हिंदू समाज का अंग समझते थे। वो मानते थे कि दलितों की बड़ी आबादी अगर हिंदू समाज में रहेगी तभी जो है हिंदू समाज मजबूत रहेगा, अन्यथा वर्तमान जो दलित आंदोलन तेज हुआ अम्बेडकर के चलते, उससे अगर वो अलग हो गए तो हिंदू समाज कमजोर होगा, वर्ण व्यवस्था कमजोर होगी। तो कुल मिलाकर जो गांधी दलितों को अपने पाले में रखने के लिए हरिजन नाम देते हैं। वो बताते हैं कि तुम भी भाई भगवान के सबसे प्रिय लोग हो, प्रिय हमारे साथ रहो और वर्ण व्यवस्था के अंग हो रहो, और छुआछूत समय के साथ धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाएगा। ये गांधी जी बात मित्रों, वो यथार्थ आपके सामने आज भी है। आज भी छोटे लोगों की बात छोड़ दीजिए, सेना में काम करने वाले दलित अधिकारी को भी घोड़ी पर चढ़ने के लिए पुलिस बल लगानी पड़ती है। ये देश आज भी वही ठहरा हुआ है कि दलितों को वो बराबरी का हक देने को तैयार आप नहीं। तो प्रेमचंद ने जिस शुरुआती दर्द को रेखांकित किया है, गांधी जी ने छुआछूत की मुक्ति की जो बात की है, वो बात आज यहां तक आई है कि अब हम दलितों को वर्ण व्यवस्था से मुक्ति की बात करना चाहते हैं, जो गांधी नहीं करता। गांधी कभी नहीं चाहते थे कि दलित वर्ण व्यवस्था से बाहर जाए, जबकि जो वर्ण व्यवस्था के अंदर दलितों की मुक्ति का रास्ता बन ही नहीं सकता। ये वैज्ञानिक तथ्य है, ये कभी नहीं बन सकता। तो ये एक भूल थी गांधी की, या कहिए कमी है, वैचारिक कमी है। और एक तरीके से यही कमी आज भी हमारे राजनेताओं के सामने है कि वो धर्म को वर्णवाद के अंदर ही दलित प्रश्नों को हल करना चाहते। मित्रों, मैं समझता हूं कि इस विमर्श को हम 2-3 बिंदुओं में करके समेटना चाहेंगे कि प्रेमचंद की कहानियों में कई जगहों पर दलितों के प्रति उनके एक तरीके से कथनों में ऐसे शब्द आए हैं जो आपको लगेंगे कि वो दलितों का इससे अपमान होता है, दलितों का अपमान है। प्रेमचंद ने दलितों के एक सदियों के शोषण को, और वो शोषण के जो कारक है जमींदार, सामंत और पुरोहित, इन दोनों को नंगा किया है। महाजनों को तो बार बार पुरोहितों को, पंडितों को, बाबाओं को उन्होंने केंद्र में रखा है और पुजारियों को पर हमले किए। और इसलिए प्रेमचंद ने वर्ण व्यवस्था का निषेध भले न किया हो,
वर्ण व्यवस्था को पुष्ट करने वाले जो ब्राह्मणवाद है उसको बार बार प्रहार किया है। यह लड़ाई अब आगे की समाज की है, हमारी आपकी है, और आने वाले दिनों में इस लड़ाई को हमको लड़ना चाहिए, क्योंकि ये मानवता की लड़ाई है। ये लड़ाई सवर्णों को भी लड़ना चाहिए, और बेहतर ये होता कि सवर्ण समाज ही आगे अगर खड़ा होकर इस पूरे वर्ण व्यवस्था को नकारता, भाई भाई की बात करता, एक समान समाज की बात करता, तो भारत वास्तव में एक महाशक्ति बनता। भारत वास्तव में एक दुनिया में जिसके पास इतने इतनी ज्यादा मैन पावर है, वो एक महाशक्ति के रूप में स्थापित होता। प्रेमचंद अपने कहानियों के माध्यम से जिस विमर्श को पूरे विश्व पटल पर रखते हैं, वो आज के विमर्श का केंद्र है। इसलिए प्रेमचंद के इस उद्घाटन, प्रेमचंद के इस कार्य को आप छोटा न माने। वो हमारे लिए कुछ बड़े कहानीकार हैं, बड़े उपन्यासकार हैं। ये और बात है कि उनको कम समय मिला, उन्हें केवल 60 वर्ष से कम उम्र में चले गए हमारे बीच में। संभव है वो रहते तो आने वाले दिनों में दलित विमर्श को तो आगे भी ले जा सकते थे। यानी कि जो प्रेमचंद आर्यसमाजी थे, गांधीवाद से प्रभावित थे, अंबेडकर के विमर्श को पहले नहीं मानते थे, बाद में अंबेडकर के विमर्श को मानने लगे, मार्क्सवाद को पहले नहीं मानते थे, अंत में आते आते वो बोल्शेविक क्रांति से प्रभावित होकर मार्क्सवाद को मानने लगे। तो प्रेमचंद में भी कई बदलाव आए हैं। इसलिए प्रेमचंद हमारे लिए एक तरीके से आज भी अनुकरणीय है, पूजनीय है। धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने व्यवधान के बावजूद भी हमें सुना। तो सभी साथियों को जोहार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।